नमस्कार एंड वेलकम टू मिनी रिएक्ट्स। आई होप यू हैड अ गुड वीक। और अभी रिसेंटली हमारे नागराज केजरीवाल जी ने कुछ विश उगला है, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था, पिछले संडे मैं कश्मीर फाइल्स देखने गई थी। बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पर रिव्यू दिए हैं, ऑडियंस ने अपना रिएक्शन दिया है, और ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनली एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम 3 घंटे मूवी थिएटर में बैठकर इस तरह से दृश्यों को देखकर हम रात भर सो नहीं पाते हैं, तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था। मैं अगर इस फिल्म पर या कश्मीर जेनोसाइड पर अपने विचार व्यक्त करूं, अपना रिएक्शन दूं, तो मेरे विचार भी कोई अलग नहीं होंगे। ये काफ़ी रिपीटेटिव ही होगा, क्योंकि जो बाकी सब बोलते आ रहे हैं मैं भी वही विचार रखती हूँ और आप सब भी वही विचार रखते होंगे। तो मुझे नहीं लगता, शायद मैं उस तरह से उतना इफेक्टिवली बोल भी ना पाऊँ इस मामले पर। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। द 2 key takeaways that I have from this movie. 1, ignorance. इग्नोरेंस मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम हिंदू, हम भारतीय, कभी बाय नेचर हम इग्नोरेंट नहीं होते, पर ये इग्नोरेंस हम पे थोपी जाती है इस समाज द्वारा। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, या हमारा टोटल एक इकोसिस्टम जो हमारे आसपास का है, वो इस तरह का बना दिया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप में कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस भर जाती है। आप बस इतने से खुश हो कि आपके परिवार पर कुछ नहीं हो रहा है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके अपने रिलेटिव्स, आपके अपने दोस्त, वो सब सेफ हैं। बस आपको उससे ज़्यादा आपको ये फीलिंग नहीं बची है कि आपका पूरा देश आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपका देश आपका परिवार होता है। ये जो भावना आपसे निकाल दी गई है आपके मन से, वो ही इस इग्नोरेंस का कारण है। वरना मैं मानती हूँ जब ये हुआ था 1990 में, कोई मीडिया इतना नहीं था, आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास कनेक्टिविटी के इतने साधन नहीं थे। लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि जब इतने कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए थे, उनके साथ ये सब ट्रेजेडी हुई थी और वो जान बचाकर भाग रहे थे, तो बाकी के राज्यों में धीरे धीरे लोगों को कुछ पता नहीं चला था। क्यों नहीं पूरा भारत एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो गया उनके सपोर्ट में। पॉइंट नंबर 2, जो कि पॉइंट नंबर 1 से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम आज भी कहते हैं कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, ठीक है, लेकिन उसके पहले वो हिंदू थे, उसके पहले वो भारतीय थे। तो अब आप अपने मन में एक बार ये कहिए कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, और दूसरी बार आप ये कहिए भारतीयों का जेनोसाइड, हिंदुओं का जेनोसाइड, और फिर देखिए कि किस तरह का इम्पैक्ट आपके अपने मन पर पड़ता है। तो इसी तरह पूरे भारत के मन पर भी तो उसका असर पड़ता है ना। जब आप कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड कहते हैं, तो उससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो ज़्यादा रिलेट कर पाती है इमोशनली। तो एक पंडित समुदाय है, वो उठेगा, हाँ हमारे पंडितों का, हमारे भाइयों का जेनोसाइड हुआ। लेकिन बाकी लोगों पर कहीं ना कहीं ये गलत है, होना नहीं चाहिए ये बात, पर कहीं ना कहीं उन पर वो असर उतना नहीं पड़ता है। लेकिन यदि इसी की जगह आप ये कहिए भारतीयों का जेनोसाइड किया गया, हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया, तब जो भावना उठती है, तब सारे भारतीयों में ये भावना जगेगी, सारे हिंदुओं में ये दर्द उठेगा। जैसे हमें बचपन में वो कहानी पढ़ाई गई थी ना, कि लकड़ियों का एक बंडल होता है, आपको लकड़ियां तोड़नी है, आप पूरे बंडल को साथ में नहीं तोड़ पाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप उस बंडल को खोलते हैं, उसमें से एक एक लकड़ियां निकालते हैं और एक लकड़ी एक टाइम पर तोड़ते हैं और वो टूट जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम साथ में रहेंगे तो हमें तोड़ पाना, हमारा दोबारा कभी इस तरह से जेनोसाइड कर पाना मुश्किल है।
लेकिन हम यदि बटे रहेंगे तो यूं ही कभी पंडितों का, कभी क्षत्रियों का, कभी कश्मीरियों का, कभी मनाली के लोगों का, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, कभी कर्नाटक, कभी केरला, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और यही रीज़न है कि आज भी ये सब कुछ हो रहा है। ये 1990 के बाद, कश्मीर के बाद कभी थमा नहीं है ये सिलसिला, लेकिन हम इसको आज भी इग्नोर किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा। तो क्या हम वेट करें कि हमारे साथ भी हो? जिस समय अलेक्जेंडर ने गांधार पर अटैक किया था, उस समय भी हम इसी तरह बटे हुए थे। तब हम जनपदों में, राज्यों में बटे हुए थे। और इसी कमजोरी को समझते हुए आचार्य चाणक्य ने उस समय एक सशक्त भारतवर्ष का गठन किया। बिल्कुल उसी तरह आज हमें फिर से एक बार जरूरत है एकजुट होने की। हिंदू यूनिटी की जरूरत है, एकता की जरूरत है। अनेकता में एकता हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, ना कि एकता में अनेकता। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, वहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। Look at these tweets. अरविंद केजरीवाल अपने दूसरे रूप में, और जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं ये सब कई रूपों में आती हैं। कई रूपों में आती हैं कैसे? आपने रामचरितमानस अवश्य पढ़ी होगी, और रामचरितमानस में आपने कालनेमी वाला किस्सा अवश्य सुना होगा कि किस प्रकार से जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाद की और वे रणभूमि में पड़े हुए थे, और वैद्य सुषेण ने कहा कि इनके लिए आपको संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी हिमालय पर्वत से, तभी ये जीवित हो सकेंगे। और इसका उत्तरदायित्व हनुमान जी को दिया गया। रावण को जब पता चला तो उसने क्या किया कि उसने अपने एक बहुत मायावी राक्षस कालनेमी को, नाम ध्यान आया आपको? कालनेमी को यह दायित्व दिया कि किसी भी तरह से हनुमान जी को रोको। और वह जाकर रास्ते में एक कुटिया बनाकर, मायावी कुटिया बनाकर, और वहाँ बैठकर राम राम करने लगा। हनुमान जी जब उधर से निकले और उन्होंने राम राम का उद्घोष सुना, राम राम की वाणी सुनी, तो वे वहाँ पर उतर गए कि 2 मिनट विश्राम भी कर लूँगा, और कोई यहाँ राम भक्त है उससे सत्संग भी हो जाएगा, और उसके बाद में सकुशल समय मेरे पास है अभी, और मैं जाकर संजीवनी बूटी लेकर और वापस समय से पहुँच जाऊँगा। और वह कालनेमी जो था वह वहाँ पर नियुक्त था हनुमान जी को छल से वध करने के लिए उनका। ये अलग बात है कि हनुमान जी क्योंकि वे स्वयं न केवल एक भक्त थे, एक योगी थे, और उन्होंने अपनी अंतर शक्ति से उस राक्षस को पहचान लिया और उसका अंत कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि यह केजरीवाल यह किस प्रकार का कालनेमी है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब चुनाव जीतने के तुरंत बाद उसने कहा कि मैं उद्घाटन भगत सिंह के गांव में करूंगा। भगत सिंह जो प्रखर राष्ट्रवादी थे, जिन्हें भारत माता के अतिरिक्त और कुछ उनका ध्येय नहीं था और कुछ उनका पूजनीय नहीं था, उसके अतिरिक्त उनकी कोई पूजा नहीं थी। उस भगत सिंह के पैतृक गांव में किया उन्होंने, और मंदिरों का चक्कर लगाया। हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेकते हुए फोटो चारों तरफ वायरल करवाई। क्यों? क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि अब हमने पंजाब जीत लिया, अब ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी छा सकते हैं, डायरेक्ट पीएम बनेंगे और अब हम
पंजाब से आगे निकल के जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनमें भी जा सकते हैं, गुजरात में जा सकते हैं, हिमाचल में जा सकते हैं। यह केजरीवाल को अब लगने लगा है। तो केजरीवाल ने कालनेमी का रूप धारण किया, लेकिन जो उसकी असलियत है दिल्ली में वो तो बाहर आएगी ही। जो अभी आपने वीडियो देखा आरंभ में, वो वही असलियत है। उनको हिंदू वोट चाहिए, लेकिन कश्मीर फाइल्स जो है वो उनके लिए पूरी तरह से एक झूठी फिल्म है। सुनिए ज़रा, ये झूठी फिल्म है। यानी कि जिस त्रासदी के बारे में हम और आप इतने दिनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो केजरीवाल के लिए एक झूठ है। जो जिया हुआ दर्द है कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का और कश्मीरी डोगरों का, सबका, जो उन्होंने ख़ास तौर से यदि जम्मू में आ जाएं तो डोगरों ने तो इन दुष्टों की गुलामी भोगी है 70 वर्ष से ऊपर। वो एक तरह से उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बन के रह गए हैं कश्मीर वैली की, जो स्थिति कभी नहीं थी। कभी भी इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डोगरों के ऊपर इन कश्मीरवादियों वालों ने राज किया हो। ये तो नेहरू की मूर्खता की वजह से ऐसा हुआ कि उस शेख अब्दुल्ला को, उस देशद्रोही को ऊपर बैठा दिया हमारे कश्मीरी डोगरा बंधुओं के और कश्मीरी हिंदुओं, जम्मू के डोगरा बंधुओं के और कश्मीरी हिंदुओं के। अब हमारे भाई साहब जो है कि 2-3 दिन पहले इन्होंने ड्राइव शुरू की जम्मू में आम आदमी पार्टी की सदस्यता की, और यहाँ पर कह रहे हैं कि वह पूरी तरह से झूठ था। भाई अब तुम झूठ को भुना लेना, जम्मू में जाके बोलना कि ये जो कश्मीर फाइल्स है ये झूठ थी। यदि तुम्हारी हिम्मत हो केजरीवाल जी, तो जम्मू में जाके लोगों से ये कहो कि ये जो कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी दिखाया गया है वो झूठ है। तुम मत कहना, हम उनको बता देंगे कि केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स झूठ है। इसको कहने से हो सकता है कि कुछ हिमायती मिल जाए उनको वैली में, लेकिन जम्मू कश्मीर में दाल तो ना गलेगी, जैसे कि दाल उत्तराखंड में नहीं गली। और पंजाब में तो दाल काफी दिनों से गल रही है, खालिस्तानियों के अलावा और कहीं नहीं क्यों लगता रहा कि कुछ होता है। कुछ लोगों को मुफ्त में दिखाई हुई चीज़ें, सब्ज बाग जो दिखाए जाते हैं, ये मुफ्त में तुमको ये मिलेगा, मुफ्त में तुमको ऐसा मिलेगा, वो उनको अच्छा लगता है और उसके चलते लोग वोट भी दे देते हैं। दूसरी बात ये भी थी कि जो वहाँ की पार्टियां थी उनसे लोग दुखी थे काफ़ी निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विकल्प नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को विकल्प बनाना चाहिए था, अमरिंदर के पल्लू पकड़ के नहीं चलना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें, उनकी आदत पड़ चुकी है इतने वर्षों से, किसी न किसी पार्टी का पल्लू पकड़ के ही चलते रहते हैं। वो पंजाब में खुद के पैरों पर खड़ा ही नहीं होना चाहते। खुद के पैरों पर खड़े हो गए होते तो आम आदमी पार्टी के भी कुछ वोट इधर आगे होते। अब इन्होंने पल्लू पकड़ लिया तो उनको सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन हमारे केजरीवाल जी अब गुजरात जाएंगे और इस दी कश्मीर फाइल्स पिक्चर की सबसे अधिक जो बिक्री हुई है, जो सबसे अधिक लोगों ने यहाँ देखा है, वो है गुजरात। तो मैं अब गुजराती भाइयों से कहना चाहता हूँ कि गुजराती भाइयों, यह कालनेमी अब आपके यहाँ कोई रूप धर के आने वाला है, कोई ना कोई रूप धरेगा। और दिखने में तो अच्छा रहेगा, लेकिन नीचे से तो वही जालीदार टोपी। तो ये कोई भी रूप धर के आए, आप इसकी बहुत अच्छी तरह से खातिर तवज्जो करना और आप इसको वो सच्चाई बताना जिसको ये झूठ कहता है। क्योंकि जो भी झूठ होता है वो सच को पर्दा बना के तब चलता है। कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव इसलिए नहीं होते क्योंकि झूठ जो है अपने आप को दिखा कर नहीं चल सकता, उसको दिखाना तो कुछ और ही पड़ता है। यही केजरीवाल का काम है।
और ये लगातार दिखा रहा है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या सोचते हैं कि भाई ये क्या कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वोट दिया था वो आज दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ अमानतुल्लाह के और दानिश अली के उसके कौन हुसैन था वो ताहिर हुसैन के जो गुंडे थे, उन्होंने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। उन्होंने इसी को वोट दिया था। वो जो MLA भी था वहाँ का, इस इलाके का, नॉर्थ दिल्ली का, वो भी इन्हीं के इलाके का था, नॉर्थ ईस्ट का। तो केजरीवाल का, तो जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया था उनको अब ये पता चल रहा है कि केजरीवाल ने 5 साल में कोई 30-40 हज़ार रुपए की बिजली फ्री दे दी होगी, लेकिन उसके एवज में आप अपने 50-50 लाख के मकान और अपनी बिजनेस धंधे आपको छोड़ के भागना पड़ा। तो इस सौदे में कौन जीता? केजरीवाल जीता। केजरीवाल ने अपने लोग वहाँ स्थापित कर दिए। अब वहाँ की जो उसकी सीट है वो तो पक्की हो गई, और आपने कुछ हज़ार रुपयों के एक तात्कालिक फायदे के लिए अपने सब कुछ कमा दिया। दशकों की, संभवतः कई स्थानों पर शताब्दियों की बसी हुई आपकी एक जगह छोड़ी, अपना व्यापार छोड़ा, अपने लोग बाग छोड़े, और वहाँ से अब आप भाग के कहीं दिल्ली में ही दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रहे हैं। कैसा अच्छा सौदा है? पूरे दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का जाल बिछाता जा रहा है ये कालनेमी। क्यों? क्योंकि राक्षस को विजय करने के लिए तो अंततः राक्षसों की ही सेना चाहिए ना। आप लोग तो यदि चुप रहेंगे और वोट देते रहेंगे तो आपके लिए जो है वो आपसे वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन सेना तो उसको अपनी ही चाहिए ना। सेना तो उसको राक्षसों की ही चाहिए, तो इसलिए वो इसको चलाता रहेगा और आप लोग इस कालनेमी के चक्कर में जूझते रहोगे। इसलिए कालनेमी को पहचानिए। आप सारे लोग जो हैं वो हनुमान जी के वंशज हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए और कालनेमी आपके पास पास जो भी दिखाई पड़े उनका वध कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। रोस्ट तो एज ऑलवेज अमेजिंग था। संजय जी बहुत अच्छा रोस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो एक्चुअली सीरियसली लेनी चाहिए। ये रोस्ट से बढ़कर थी। दिस मैन केजरीवाल इज वेरी वेरी डेंजरस टू इंडिया। इट्स फॉरगेट अबाउट लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब तो बात की बात है। ये हमारे देश के लिए बहुत डेंजरस आदमी है। देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये। और मैं बस आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द इसका असली चेहरा पूरी जनता के सामने आए और कुछ बड़ा करके इस पर कोई एक्शन हो, ये अपनी सही जगह पर भेजा जाए। और इस आदमी की सही जगह सीएम का पद या राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सही जगह, एक देशद्रोही की सही जगह क्या होती है? वही इसका भी सही स्थान है।